अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S16 की, जो कि मेरे हाथ में इस टाइम पे मौजूद है। साथ ही साथ हम इसका एक शॉर्ट रिव्यू भी करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बगैर टाइम वेस्ट के सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बाय द वे, मैं साथ साथ ये बताता चलूँगा, ये सैमसंग की मिड रेंज सीरीज़ का बिल्कुल एंट्री लेवल डिवाइस है। और इसको अगर हम पहले बॉक्स के अंदर देख लें क्या क्या मौजूद है, तो ये ऊपर वाली साइड पे आपको सैमसंग का एक बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि आई थिंक ओपन होगा। यस, ओपन होता है। और इसके अंदर ओके, ये है C2C केबल होगी। और इससे ज़्यादा क्या, हाँ, नीचे वाली साइड पर एक सिम डिटेक्टर टूल है और एक डिवाइस वेरिफिकेशन है, क्विक स्टार्ट गाइड है और साथ में एक C2C केबल है। और कुछ भी नहीं है ख़ास इसके अंदर। इसके नीचे ये है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलता। इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ये सारा कुछ इसके नीचे रख कर इसको साइड पे कर देते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। तो डिवाइस जो है वो ऑन हो रही है। जितनी देर डिवाइस ऑन हो रही है उतनी देर ज़रा इसकी इन हैंड फील के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर आप मोबाइल को सबसे पहले हाथ में पकड़ेंगे तो आपको एक प्रीमियम फील थोड़ी सी फील होगी। हालांकि ये एक बिल्कुल एंट्री लेवल मिड रेंज डिवाइस है, बट थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है मोबाइल हाथ में जब पकड़ने पे, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स हैं और जिसके खास तौर पर जो ये एजेस हैं, फ्रेम के एजेस जो हैं, इनको उन्होंने शार्प नहीं रखा, मतलब कर्व कर दिया। साइड से थोड़ा कर्व है, बट थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना, उभरे हुए भी हैं। मतलब ये कि पता लगता है कि एज है फ़ोन का, बट कर्व्ड है, तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। लेकिन जो मेरे पिछली अनबॉक्सिंग थी A06, उसमें बहुत ज़्यादा शार्प थे। तो उसके मैं अगर उसको कंपेयर करूँ इसके साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कर्व कर दिए हैं। तो मतलब इतना बुरा हाथ में आपको नहीं फील होगा। आप इसको बगैर कवर के भी अपने हाथ में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके पोर्ट्स, बटन्स और इसकी साइड्स के बारे में, तो सबसे ऊपर वाले साइड पे आपको एक नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि इसके पावर बटन के अंदर मर्ज्ड है। नीचे वाली साइड पे आपको स्पीकर ग्रिल और टाइप सी की पोर्ट और साथ ही साथ एक नॉर्मल माइक्रोफोन मिल जाता है। और जिसकी ये वाली साइड है, इसके ऊपर इसके सिर्फ सिम ट्रे है, यानी कि पूरे मोबाइल के अंदर कहीं पे भी 3.5 mm जैक नहीं है, जो कि सैमसंग ने इसके अंदर रिमूव कर दिया है। डिस्प्ले की अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर 6.7 इंचज़ का एमोलेड 90 हर्ट्ज डिस्प्ले आता है, जो कि 1080p पे ऑपरेट करता है। अब अगर डिस्प्ले की स्पेसिफिकली बात कर लूँ, तो डिस्प्ले जो है सैमसंग के केस के अंदर हमेशा सबसे अच्छा ही होता है, क्योंकि सैमसंग दुनिया का वो मैन्युफैक्चरर है जो कि सबसे अच्छे डिस्प्लेस बनाता है। इवन एप्पल के और साथ ही साथ गूगल पिक्सल के डिस्प्लेस भी सैमसंग ही बना रहा है। तो डिस्प्ले के मुकाबले में तो इसका मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। बट ये ज़रूर है कि इस प्राइस कैटेगरी के अंदर जिसके अंदर ये लॉन्च हुआ है, इसके अंदर 120 हर्ट्ज का पैनल जो है वो मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला हमें सैमसंग की तरफ से। फिर भी इट्स अ डिसेंट पैनल, जो कि अपनी प्राइस कैटेगरी के अंदर ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं शो करता। उसके बाद अगर हम इसके वेट की बात कर लें तो इसको हम लाइव ही परफॉर्म कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो ये हमारा ऑन हो चुका है। ये हमने मोबाइल इसके ऊपर रख दिया। ओके, तो जो वेट है सरप्राइजिंगली 215 ग्राम है, जबकि जो इसका क्लेम्ड वेट है GSM अरीना के अकॉर्डिंगली वो 200 ग्राम है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है, बट कि जो कि मैंने जो बिल्कुल सामने आपके वेट किया है वो 215 ग्राम है। मे भी कोई 5-6 ग्राम का एरर इसमें हो, बट इससे ज़्यादा का एरर इसमें नहीं हो सकता। बैटरी की अगर हम बात कर लें तो उसके हिसाब से इसका वेट जस्टिफाइड है, क्योंकि जो इसकी बैटरी है वो 5000 मिली पावर की बैटरी है, जो कि साथ में आपको 25 वाट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये वाला फ़ोन। तो बैटरी के साइड से आपको कोई इशू आने वाला नहीं है, क्योंकि जिसमें प्रोसेसर लगाया गया है काफ़ी एफिशिएंट है। तो आपकी बैटरी जो है वो काफ़ी अच्छी लास्ट कर सकती है 2 दिन नॉर्मल यूज़ के ऊपर। और अगर आप बहुत एक्सट्रीम यूज़ करते हैं तो आपका 1.5 दिन तो आराम से निकल जाएगा। ओके, तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के बारे में बात कर लें तो ये वो साइड है जब सैमसंग ने हमें कभी मायूस नहीं किया इस साइड से, क्योंकि सैमसंग की UI मशहूर है सबसे बेस्ट होने के लिए। आउट ऑफ द बॉक्स आपको इसमें One UI 6.1 यानी कि एंड्रॉयड 14 देखने को मिल जाता है, बट क्योंकि अभी मेरे हाथ में ये मोबाइल मौजूद है तो आप देख सकते हैं कि इसमें One UI 7 जो है वो आ चुकी है। तो अपडेट इसको मिल चुकी हुई है। और इसी के साथ साथ ये फ़ोन अपनी लॉन्च के बाद से लेकर 6 साल की मेजर OS अपडेट्स सपोर्ट करता है, यानी कि इसको 6 साल की मेजर OS अपडेट्स मिलने वाली हैं सैमसंग की तरफ से। इसी के साथ साथ अगर हम बात कर लें एंड्रॉयड वर्जन की, तो वो कहाँ तक जाएगा,
तो हम इसमें ऐड इन कर सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 था, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यानी कि एंड्रॉयड 20 तक ये फ़ोन जो है जाने वाला है। अभी इसमें एंड्रॉयड 15 जो है करंटली रन हो रहा है, क्योंकि वन UI 7 की अपडेट इसको कल ही रिसीव हुई है। और ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैं अपडेट्स के साइड से सैमसंग ने इस फ़ोन में मायूस नहीं किया, जबकि इसका जो पिछला फ़ोन था A15 उसमें सिर्फ 4 साल की अपडेट्स थी। अगर मेजरली देखा जाए तो इस फ़ोन में और A15 के अंदर कोई ज़्यादा गैप नहीं है, फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसका जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंचज़ का है और उसका डिस्प्ले जो था वो 6.5 इंचज़ का था, और साथ ही साथ उसमें अपडेट्स जो थी वो 4 साल की थी, इसमें उन्होंने 6 साल की कर दी हैं। अगर प्रोसेसर की बात कर लें तो इसमें हमारा मशहूर ज़माना हीलियो G99 लगा हुआ है, जो कि हमारी 40,000 रुपये की प्राइस कैटेगरी से लेकर ऑलमोस्ट 90,000 की कैटेगरी तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर रूल कर रहा है। मतलब इसके अलावा कंपनीज़ को कोई और प्रोसेसर लगाने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जिस प्राइस कैटेगरी के अंदर ये फ़ोन स्लॉट फॉल कर रहे हैं, इसके बाद जो प्रोसेसर आ जाते हैं वो थोड़ी सी 5G वाली साइड पर चले जाते हैं, और वो ज़रा मतलब काफ़ी बड़ा बजट बढ़ जाता है उनमें। इसमें उन्होंने, क्योंकि इसको बजट के अकॉर्डिंग भी रखना होता है और प्रोसेसर भी कोई इतना ख़राब प्रोसेसर नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, तकरीबन 4,80,000 का आपको स्कोर जो है ये Antutu पे प्रोवाइड कर देता है, ये वाला जो प्रोसेसर है। तो ठीक है, इसमें G99 लगा हुआ है, डे टू डे यूज़ के अंदर आपको कहीं पे लैग फील नहीं होने वाला, छोटी मोटी गेमिंग भी ये फ़ोन आपकी करवा देगा, कहीं पे आपको लैग नहीं फील होने वाला। ओके, तो अगर हम इसके वेरिएंट्स की बात कर लें तो इसमें 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। एक है 128GB 6GB वाला और दूसरा है 256/8GB वाला वेरिएंट। अब इसमें जो 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग सैमसंग ने 55,000 रखी है, जबकि जो इसका बड़ा भाई है जो कि मेरे हाथ में मौजूद है 256GB और 8GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस सैमसंग ने 62,000 रखी है। अब अगर देखा जाए तो अपनी प्राइस कैटेगरी के अंदर हीलियो G99 के साथ 62,000 के अंदर ये फ़ोन बेसिक फीचर्स आपको प्रोवाइड कर देता है। हाँ, AI की अगर हम बात कर लें, क्योंकि आजकल जो है AI का दौर चल रहा है और सबको पता है कि AI के फीचर्स के बगैर मोबाइल अधूरा है, तो ये वाला फ़ोन आपको अधूरा लगने वाला है, क्योंकि इसमें One UI 7 होने के बावजूद भी कोई भी AI का फीचर नहीं डाला गया। बिक्सबी भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, जेमिनी की सपोर्ट मौजूद है, सैमसंग के जो बेसिक फीचर्स हैं जिस तरीके से सर्कल टू सर्च हो गया वो सब के सब इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि जो AI फीचर्स थे जिनमें आपके टेक्स्ट के फीचर्स हो गए, कॉलिंग के फीचर्स हो गए, आपके इमेज ऑब्जेक्ट रिमूवर और इस तरह के जितने भी फीचर्स हैं कोई भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात कर लें तो इसके अंदर आपको ड्यूल बैंड वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ भी मौजूद है, NFC भी मौजूद है सरप्राइजिंगली। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ड्यूल सिम की सपोर्ट मिल जाती है, LTE सपोर्टेड है, 5G की सपोर्ट मौजूद नहीं है, लेकिन इसके अंदर SD कार्ड की स्लॉट भी मौजूद है सिम ट्रे के अंदर, जिसके अंदर आप अगर 128GB वाला वेरिएंट लेना चाहें तो वो लेकर स्टोरेज को उसके थ्रू एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैमरास की अगर हम बात कर लें तो वो इसका एक वो पॉइंट है जिसको मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि डिस्कस किया जाए विद रेफरेंस टू इट्स प्राइस, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये फ़ोन लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से जो इसके कैमरास हैं वो कोई इतने ख़ास नहीं नज़र आए मुझे, क्योंकि इससे बहुत अच्छे कैमरास आपको दूसरे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्राइस कैटेगरी के अंदर। तो वो एक पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, बट डिसेंट कैमराज हैं, ऐसी बात नहीं है कि रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब हैं, बट डिसेंट कैमराज मौजूद ज़रूर हैं। अगर हम इसके कैमराज की बात कर लें तो इसमें ये 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आता है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मौजूद है इस फ़ोन के अंदर, तो ये बात ज़रूर है। अगर हम इसकी टेस्टिंग की बात कर लें, मतलब कैसे रिजल्ट से निकाल के दे रहा है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर चलते हैं, बाहर जाके इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है, और जो रिजल्ट्स होंगे मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर इसके अटैच कर दूंगा, तो आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस फ़ोन का कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। डिजिटल जूम आपको 10x तक ऑफर होता है, बट आई थिंक सो कि जो 10x का डिजिटल जूम है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो इतना ब्लर कर देता है चीज़ों को जब आप बिल्कुल जूम पे होते हैं 10x के ऊपर कि आप देख नहीं सकते वो लिखा क्या हुआ है। सो लेट्स गो इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड चेक इट्स कैमरा कैपेबिलिटीज़। लेट्स गो। ओके, तो यार सबसे पहले हम नॉर्मल शॉट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ये वाली शॉट है, इसमें कलर्स काफ़ी डल हैं, अलबत्ता डिटेल किसी हद तक ठीक है। इस वाली शॉट के अंदर इसने कलर्स बहुत अच्छे मैनेज किए हैं और डिटेल्स भी ठीक ही हैं। इस वाली शॉट के अंदर इसने कलर्स काफ़ी अजीब से कर दिए हैं, मतलब ग्रीन भी प्रॉपर नज़र नहीं आ रही, बट ये वाली शॉट मैंने इसके अल्ट्रा वाइड से खींची थी और बड़ी अच्छी कलर इसने मैनेज किए हैं, बट डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं है। पोर्ट्रेट्स को अगर हम देख लें तो
पोर्ट्रेट शॉट्स भी हम देख सकते हैं। ये वाली पोर्ट्रेट शॉट्स में कलर्स काफ़ी डल हैं बट एज डिटेक्शन ठीक थी। इस वाली शॉट के अंदर इसने एज डिटेक्शन थोड़ी सी ख़राब की है बट कलर्स को अच्छा मैनेज कर लिया है। इस वाली शॉट के अंदर कलर्स भी वेल मैनेज्ड हैं और एज डिटेक्शन भी किसी हद तक ठीक ही है। इस वाली शॉट के अंदर इसको समझ ही नहीं है कि किसी को ब्लर करना है किसको नहीं, कंफ्यूज हो गया ना, इसने कलर अच्छे से ही कर सका। जूम को अगर हम टेस्ट आउट कर लें तो ये वाली शॉट जो अभी नज़र आ रही है ये मैंने यूवी अल्ट्रा वाइड से खींची थी और इसमें कलर काफ़ी अच्छे मैच हैं बट डायनामिक रेंज नहीं थी। ये वाली मैंने इसके 1x जूम पे खींची है, मतलब मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल वाले से, वो भी आप देख सकते हैं। ये मैंने 2x पे खींची है जो कि आप देख सकते हैं कि ठीक है, किसी हद तक समझ आ रही है। बट जैसे ही मैं 4x पे शिफ्ट करता हूँ कैमरे को तो पता नहीं एकदम से ब्राइटनेस कहाँ से आ जाती है और जैसे ही 10x पे डाल देते हैं तब तो समझ ही नहीं आती कि ये ऑब्जेक्ट सामने है क्या, वो लाइनें शायद नज़र आ रही हैं, बस पता नहीं क्या है। अगर हम वीडियोस को कंपेयर कर लें तो वीडियो जिसमें 1080 FPS मैक्स है और ये उसी पे रिकॉर्डेड है। आप लोग देख सकते हैं कि ये 1080 FPS पे वीडियो रिकॉर्डेड है। इसके बाद इसमें एक और मोड अवेलेबल है जो कि HD 30 FPS पे है, वो भी मैंने इसमें रिकॉर्ड किया है। जिस तरह ये वाली वीडियो जो है ये HD 30 FPS पर। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि मैं इसका कैमरा टेस्ट करके आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पे, आप लोग देख चुके हैं कि इसके कैमरा ने कैसा परफॉर्म किया है। तो एटलीस्ट जो मैंने बात की थी उसके अकॉर्डिंगली ही बात चल रही है, मतलब कि बहुत अच्छा कैमरा इसका नहीं है बट येस डिसेंट कैमरा मौजूद है। आप नॉर्मल अच्छी लाइटिंग होगी अगर तो उसमें फ़ोटोग्राफी भी सही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लाइटिंग के अलावा अगर आप नाइट विजन की बात करें तो नाइट विजन भी इसमें मौजूद है बट वो इतना ख़ास नहीं है। अगर हम इसकी खास तौर पर One UI 7 क्योंकि इसमें आ चुकी है तो इसमें जो कैमरा ऐप है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ कि वो कमाल बनाई है इन्होंने। मतलब सारे कंट्रोल्स नीचे शिफ्ट कर दिए गए हैं, जिस तरीके से आप इस टाइम वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कंट्रोल उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं, यहाँ से आप अपना मोड शिफ्ट कर सकते हैं 50 to 12 मेगापिक्सल, यहाँ से रेजोल्यूशन और सारा कुछ मतलब यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। इसी तरह के कुछ कंट्रोल्स ऊपर मौजूद हैं बट आप इसको वन हैंडेड यूज़ के लिए ये बड़ा अच्छा काम उन्होंने कर दिया है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस मोबाइल फ़ोन। जितनी चीज़ें इसके बारे में थी मैं ऑलमोस्ट सारी कवर कर चुका हूँ अपने वीडियो के अंदर। अगर आपके इस फ़ोन के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। ऑफ कोर्स मेरा पर्सनल नंबर तो आपके पास नहीं है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। यही था मेरे रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी S16 के ऊपर। अगर फाइनल ओपिनियंस मेरे बात करूँ इसके बारे में तो अच्छा फ़ोन है। अपनी प्राइस कैटेगरी के अंदर अगर आपने सैमसंग गैलेक्सी का कोई फ़ोन लेना है तो इससे ज़्यादा अच्छा फ़ोन आपको सैमसंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसके अलावा कोई मॉडल स्टैंड ही नहीं करता इस प्राइस कैटेगरी के अंदर। बट अगर आप चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं तो उसके अंदर डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो फिर मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक डिसेंट फ़ोन चाहिए जिसके अंदर सारी चीज़ें नॉर्मल हों तो यस, फिर ये फ़ोन रिकमेंडेड है। और जिस प्राइस कैटेगरी के अंदर ये लॉन्च हुआ है, सैमसंग का फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, 6 साल की मेजर OS अपडेट्स भी हैं, तो उस साइड से ये आपको तंग नहीं करने वाला। एक चीज़ जो मैं भूल गया वो इसका फ्रंट सेंसर है जो कि इसका 13 मेगापिक्सल का है, कैमरा की बात कर रहा हूँ, तो वो मैं बताना भूल गया था, तो मैंने कहा वो बताता चलूँ। वीडियोग्राफी के अंदर ये 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि इसका जो प्रोसेसर है वो 2K तक सपोर्ट करता है, जो कि सैमसंग ने इसमें नहीं दिया। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड अल्लाह हाफिज़।